Friends, welcome to my channel RS English World. Friends, today's new chapter The Ganga, writer पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम थोड़े से आप सभी को बता देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही हिंदुस्तान की प्रधान जिम्मेदारी को हाथों में लिया। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ अद्भुत और अनसुनी कहानियाँ। अबाउट द ऑथर। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वाज आल्सो अ वेल नोन राइटर। हिज फेमस books are The Discovery of India and Glimpses of the World History and Autobiography. He was a man of international repute. Okay, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, और यह आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ठीक है, ही वाज आल्सो अ वेल नोन राइटर, और उन्हें एक राइटर के रूप में भी जाना जाता था। हिज फेमस बुक्स, और उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें भी थे जिसमें से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लैम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वाज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मतलब होता है कि ये अंग्रेजों के बीच में ही रहे हैं और इंग्लैंड में ही पढ़ाई लिखाई की हैं और उनको काफ़ी दिल से, काफ़ी करीबी से जानते थे। इसलिए मैं आपको बता दूं, इनकी कुछ अनसुनी कहानियां हैं जो कि इनको प्रधानमंत्री का पद जो है कई कारणों से मिला था। ठीक है, जिनमें से इनकी आयु को लेकर के थी और इनकी अंग्रेज़ों के प्रति लगाव जो थी, जो अंग्रेज़ों को अपनी ओर खींचने की इनके पास जो कला थी, इन सभी चीज़ को देखते हुए ही गांधी जी ने ये फैसला किया था कि इनको हम प्रधानमंत्री नियुक्त करें हिंदुस्तान के। ठीक है, तो बहुत कुछ कारण थी। और आगे देखिए, अबाउट द लेसन। इस अध्याय के बारे में जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, और एक चीज़ बता दूं आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण वो तथ्य है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल के अंदर रह करके लिखी है। सोचिए, और इस समय क्या, जब तक हिंदुस्तान में लोगों की सांसें चलेंगी, जब तक हिंदुस्तान में लोगों की जान रहेंगी, तब तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कभी नहीं भूल सकते। ओके, इसमें संपूर्ण भारत की हर वो विरासत, हर वो इतिहास और हर वो नेचुरल चीज़ों को इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने महसूस किया है करीब से। ठीक है, तो चलिए लेसन के बारे में जानते हैं। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. ओके, अब यहाँ तक समझ लेते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि यह जो गंगा नाम का जो चैप्टर है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृढ़ इच्छा और टेस्टामेंट, उनकी जो आखिरी इच्छा थी ना, वहाँ से इसको निकाला गया था। यानी उनकी इच्छा ही थी, मतलब वो गंगा से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव करते थे। उनका बहुत ही इच्छा था कि मैं गंगा में ही नहाऊं, धोऊं, रहूं, और उनका बहुत जुड़ाव था। ठीक है, ये प्रकृति से काफ़ी करीब रहना चाहते थे। ठीक है, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। अब देखिए, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का उनके प्रति जो प्यार, जो स्नेह मिला, उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे मैं उनके आभारी हूँ। ही इज आल्सो ग्रेटफुल। ओके, he is also grateful to his colleagues who were his fellow partners. अब देखिए, he is also grateful, ठीक है, और वह भी अपने कलीग का भी आभार व्यक्त करते हैं जो उसके साथी साझेदार थे। समझ में आया?
यानी कि उनके साथ जो काम करते थे, जो पार्टनर थे, उनका भी ये आभार व्यक्त करते हैं। सोचिए, नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। अब देखिए, नेहरू चाहते थे कि उनका जो शरीर है ओके, उनका जो शरीर है क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, यानी मरने के बाद क्रीमेटेड होनी चाहिए, यानी कि अंतिम संस्कार होनी चाहिए। ओके, ही advises दैट अ हैंडफुल हैंडफुल ऑफ हिज ashes बी immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields। अब देखिए, उनकी इच्छा थी कि एक मुट्ठी भर उनकी जो राख गंगा में इमर्स कर दिया जाए, यानी विसर्जित कर दिया जाए, और जो कुछ बचे हुए भाग हैं उनके, उसको फील्ड्स के, यानी उस मैदान के चारों ओर स्कैटर्ड कर दिया जाए। स्कैटर्ड मतलब होता है फैला दिया जाए। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि लोग उनके मिट्टी के चारों तरफ उनके जो उनकी जो वो बनी रहती है, देखते होंगे आप उस कब्र के चारों ओर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों का ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ वाइज है, स्टैंजा वाइज है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग that I too do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। देखिए, कहने का अर्थ है कि I have received, उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा प्राप्त किया हूँ, क्या? लव एंड अफेक्शन, यानी प्रेम और स्नेह, किससे? भारतीय लोगों से। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं मैं भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त किया हूँ। दैट नथिंग दैट, और जिसे मैं कभी भी आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यदि मैं चाहूँ भी ना तो कभी भी हम इसे थोड़ा सा भी अंश जो है चुका नहीं पाऊँगा या चुका नहीं सकूँगा। ठीक है, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। अब ये कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी, मैं इसे मतलब इस कीमती स्नेह जैसी कीमती वस्तुओं के लिए हम कोई भी चीज़ चुका नहीं सकते, यानी हम उसको चुका ही नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने ये कहा। आगे देखिए, मेनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। ओके, अब देखिए, कह रहे हैं कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो थे क्या किए थे, उनकी प्रशंसा किए थे। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोग उनके श्रद्धे में थे। किंतु द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो भारतीय लोगों की जो सभी क्लास के लोगों के जो स्नेह था, जो सभी समुदाय के जो उनके स्नेह था, ठीक है, हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट। ठीक है, अब देखिए, मतलब उनको कह रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि जो प्रचुर मात्रा में पूरे भारतीय समुदाय की जो स्नेह थी वो मुझे मिल रही है। ठीक है, वो बोल रहे हैं फिर आई हैव बीन, ओके, आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन ठीक है, ओवरवेल्म्ड बाई इट। देखिए, इसका अर्थ होता है अभिभूत। ओके, तो वो कह रहे हैं आई हैव बीन, मतलब मैं इसके प्रति अभिभूत हूँ, यानी वो कह रहे हैं इसलिए मैं तो इसके प्रति अभिभूत है। अभिभूत का मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं आभारी हूँ। ठीक है, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, अब वो कह रहे मैं केवल एक आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ। इन द रिमेनिंग ईयर्स, और इन बचे हुए सालों में, आई मे लीव, और मेरी इच्छा हो सकती है, मैं ये कह सकता हूँ, आई शेल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि अनवर्थी का अर्थ होता है अयोग्य। अब ये कह रहे मैं क्या करें, आई शेल नॉट बी
अनवर्थी, मैं अयोग्य नहीं बनूंगा, ऑफ माई पीपुल यानी मेरे लोगों के लिए, और उनके पे ये कह रहे मेरे लोगों के उस स्नेह के लिए मैं कभी अयोग्य नहीं बनूंगा। यानी उनका कहने का अर्थ ये है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि उनके स्नेह और उनके प्रेम के ऊपर चोट पहुंचे। बात समझ में आया? ये कहने का अर्थ है इनका। ओके, आगे देखिए, आगे है टू माई इनुमेरेबल कॉमर्स एंड कलीग्स आई वो एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब देखिए इसका अर्थ डालिए, वो और कॉमर्स एंड इनुमेरेबल। ओके, मैं वैसे पहले से ही इन सभी की वर्ड मीनिंग जो है मैंने लिखा हुआ हूँ, मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आप पढ़ते जाए और जो है उसको टिक मार्क करके लिखते जाए, आपको आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ होता है असंख्य, और इसका अर्थ होता है कॉमर्स का मतलब कॉमर्स मतलब किसी भी चीज़ का कमेंट करना। ठीक है, कलीग मतलब होता है सहकारी, और वो का अर्थ होता है रीडी होना, यानी किसी भी व्यक्ति का न चुका पाना। ठीक है, अगर यहाँ पे रेडी होने का मतलब होता है, इन्होंने जो कहा ना, मैं किसी उनके प्रेम और उनके स्नेह का मैं रीडी रहूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, तो देखिए टू माई इनुमेरेबल कॉमर्स एंड कलीग्स आई वो एन एवर डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ये कह रहे हैं कि मैं उन पूरे असंख्य सहकर्मी और उन समुदायों के लिए मैं गहरी डीपर डेप्थ यानी गहरे रूप से मैं रीडी रहूँगा। प्राय कह रहे हैं ना, मैं प्राय गहरे रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और रीडी रहूँगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। आगे देखिए, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सोरस विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। ओके, अब देखिए इसका अर्थ जानिए, इसका अर्थ जानिए, मतलब सोरस का अर्थ क्या होता है, थ्रियम्फ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और इनवेटिवली का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अकम्पनी। ओके, तो देखिए अंडरटेकिंग का अर्थ होता है, यहाँ पर अंडरटेकिंग का अर्थ होता है उपक्रम। ओके, और ट्रायम्फ का होता है विजय, और दुख होता है सरोज का, और इनएविटेबली का अर्थ होता है अनिवार्य रूप से। ठीक है, जिसको हम अनएबिलिटी कहते हैं, अनएबिलिटी। ओके, और अकम्पनी का होता है मतलब साथ देना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मिलाऊं या यदि मैं अर्थ करूं तो वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, यानी हमने उन महान उपक्रमों और साझेदारों का क्या किया, उनके साथ शामिल हुआ और उनकी विजय और उनके दुख में को भी क्या किया, शेयर किया यानी बांटा। विच अनएबिलिटी अकम्पनी देम, और जिसमें उनकी अनिवार्य रूप से क्या रही, उन लोगों के प्रति साथ रही। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। When I die, अभी देखिए क्या करे, When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to इलाहाबाद। अब यहाँ पे एक अर्थ समझेगा ध्यान से, यहाँ पे इनका कहने का अर्थ क्यों है, ऐसा शब्द इन्होंने बोला क्यों, इसलिए बोला क्योंकि वो जानते थे कि मेरा जो ख्याति है ना वो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज़्यादा है। तो इसलिए वो जानते थे कि मैं कभी भी हो सकता है, क्योंकि मैं इतना अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रहता हूँ, तो इसलिए हो सकता है मेरी अगर सांसें रुक गई, यदि मेरी शरीर में वहीं पे मेरी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी इच्छा थी कि यदि मैं कभी विदेशों में मरूँ तो मेरी जो शरीर की जो राख है वो ऐसे जो है वो इलाहाबाद में विसर्जित करे। ठीक है, तो व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊँ या जब मैं मरूँ, तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, यानी मेरी या क्या करे, मतलब मुझे मेरी शरीर की जो अंतिम संस्कार होनी चाहिए। और इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेशों में यदि मैं विदेशी देशों में मरूं तो मेरी शरीर यानी माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, यानी मेरे शरीर की जो अंतिम संस्कार और मेरी अस्थियों की इलाहाबाद में क्या करना है, विसर्जित होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका इच्छा था। आगे देखिए,
A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. ओके देखिए इसका अर्थ होता है कि ध्यान समझने का प्रयास करिए। डिस्पोज का मतलब होता है जमा कर देना, ठीक है। तो कहने करते हैं यहाँ पे स्मॉल यानी थोड़ी सी, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, यानी थोड़ी सी मुट्ठी भर ऑफ दिस एसेज यानी उनके अस्थि की, ठीक है, उनके अस्थि या उनके राख की, उनके राख का थोड़ा सा शुड बी थ्रू इन द गंगा यानी गंगा में क्या करने विसर्जित होनी चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज ऑफ इन द मैनर एंड इंडिकेटेड बिलो। ओके अभी कह रहे हैं कि और उनके जो कुछ बचे हुए भाग होंगे उसे क्या करना है, मैनर यानी विथ मैनर के यानी काफ़ी सम्मान के साथ, इंडिकेटेड बिलो। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटर्न टू और प्रिजर्व्ड। ओके तो इसका अर्थ डाल लेते हैं, रिटर्न का अर्थ क्या होगा और प्रिजर्व का अर्थ क्या होगा, ठीक है। इसका अर्थ जान देखिए, इसका अर्थ होता है संरक्षित करना और रिटर्न का अर्थ होता है बरकरार रखना, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे जो बचे हुए भाग हैं उसको नीचे दिए गए मैनर के हिसाब से यानी जिस तरह से परंपरा चली आई है उसी आधार पर नो पार्ट ऑफ दिस एसेज यानी उस अस्थि के कोई किसी भाग को क्या करना है, रिटेंड यानी कि बरकरार नहीं रखना है और उसे क्या करना है, संरक्षित नहीं रखना है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी भाग है उसे आप विसर्जित कर दीजिए, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोले, नो पार्ट ऑफ दिस एसेस। एसेस मतलब क्या होता है, अस्थियां ही होती है उनकी, ठीक है, राख होते हैं। यानी ऊपर है ना जो बचे हुए भाग है राख का, उसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बहा देनी चाहिए, ठीक है। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड यानी किसी भी एसेज की किसी भाग को यानी उस राख की किसी भाग को शुड बी रिटेन्ड यानी कि बरकरार रखना चाहिए और प्रिजर्व्ड यानी संरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। यही इनका कहने का अर्थ है। ओके और आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ पार्ट 2 में। और क्योंकि ये चैप्टर देखिए लॉन्ग भी है, थोड़ा लॉन्ग नहीं है लेकिन समझाते में लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को शॉर्ट में ये रखूं, ठीक है। तो चलिए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिए। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे यूज़फुल और काफ़ी बदलाव भी दिखेंगे, काम में भी दिखेंगे, और मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए, ठीक है। ओके थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।